नमस्कार। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड के प्रमुख कमिश्नरों के अंतर्गत लगभग आज ये हमारी 7वीं क्लास है। इससे पहले हम 6 क्लास पढ़ा चुके हैं उत्तराखंड में प्रमुख अंग्रेज कमिश्नर जो खासकर कुमाऊं कमिश्नरी में रहे। कुमाऊं कमिश्नरी में आप जानते हैं गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के हिस्से थे। यानी आज हम पढ़ रहे हैं बचे हुए जो कुमाऊं के प्रमुख कमिश्नर उनके बारे में। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में जितने भी आप बचे हुए कमिश्नर हैं उनको हम इस वीडियो में कंप्लीट कर दें, ठीक है। और इसके बाद हम एक काम करेंगे कि कमिश्नरों से संबंधित एक पूरा प्रैक्टिस सेट बनाएंगे जिसमें खाली कुमाऊं के कमिश्नर होंगे और उस प्रैक्टिस सेट को आपके पास दे देंगे और ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों के पास भी देंगे। और मैं कोशिश करूंगा इस बार कि जो मैं कमिश्नरों से संबंधित प्रैक्टिस सेट बनाऊं वो प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं। ये भी मैं आप लोगों की कोशिश करूंगा। आपका ध्यान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। एक एक बात को समझे और यहीं पर आपकी बुद्धि में बातें बैठनी चाहिए जिससे आप भूले ना। कहीं पर मुझे लगेगा ट्रिक, जैसे हमने कल ग्रिड के बारे में बात करी थी कि जो ग्रिड साहब थे उन्होंने गन का लाइसेंस दिया था। तो कई बार कुछ ऐसी चीजें जो मुझे लगेंगी कि वो याद करने में सही हो तो वो थोड़े थोड़े ट्रिकों के बारे में भी हम बात करेंगे। जो बचे हुए कमिश्नर है कुमाऊं कमिश्नरी के, सिर्फ उनके महत्वपूर्ण कामों पर ही बात करेंगे, फालतू चीजों को बिल्कुल भी नहीं लेंगे। यानी हम मेहनत कैसे करेंगे? शेर की तरह मेहनत करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? शेर की तरह मेहनत करेंगे। हम गधे की तरह मेहनत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए स्मार्ट मेहनत हम करने वाले हैं। एक एक करके ध्यान दें। पहले जो कमिश्नर अब जो बचे हुए हैं, अब अगले नेक्स्ट कमिश्नर, उनका नाम है R.E. हैम्बरलिन। क्या नाम है बेटा? R.E. हैम्बरलिन। अगर मैं R.E. हैम्बरलिन का समय पीरियड देखो तो क्या समय पीरियड है? 1899 से 1902, ये समय पीरियड है R.E. हैम्बरलिन साहब का। क्या समय पीरियड है देखें जरा, स्पेसिफिक समय पीरियड है। 19वां शताब्दी यानी 1900वां साल शुरू हो रहा है। 1899 और 1900वां यानी नई शताब्दी आ रही है। नई शताब्दी आ रही है। क्या हो रहा है? क्या समय, क्या काम हुआ इनके समय? पहला काम, रेलवे जो है वो दून तक रेलवे पहुंच गई। देहरादून में क्या पहुंच गई बेटा? रेल जो है वो देहरादून में पहुंच गई। रेल यानी रेल का जो मार्ग बनाएगा और उसके बाद देहरादून जो रेल पहुंच गई है। तो देहरादून रेल का आगमन कब हुआ? सन 1900 ईस्वी में। कब हुआ बेटा? अब पेपर में पूछा जाता है कि देहरादून रेलवे स्टेशन कब बना, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 1900। जब रेल आई तो रेल ऐसे नहीं ऐसी आ गई होगी, उसके लिए स्टेशन भी तो बनाया गया होगा कि नहीं। तो प्रश्न आपके पास आएगा कि देहरादून रेलवे कब आई, तो आपका आंसर होना चाहिए 1900 ईस्वी में। और किसके समय आई, तो आपका उत्तर होना चाहिए हैम्बरलिन के समय में। और क्या काम हुआ इनके समय? इनके समय 1902-3 में प्रसिद्ध नैनीताल जेल बनाई गई। क्या बनाई गई बेटा? नैनीताल जेल बनाई गई। क्लियर है? तो क्या क्या दो काम हुए जरा देखो तो। पहला, देहरादून रेलवे का आगमन हुआ, प्लस देहरादून जो है वो रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया। और दूसरा जो काम हुआ वो नैनीताल जेल की स्थापना हुई। ठीक है, अगले जो कमिश्नर है उनका नाम है J.S. कैंपवेल। अच्छा, कैंपवेल से जैसे पंप कैंप ऐसे याद रखना, क्योंकि इनके समय क्या काम हुआ इस पे बात करते हैं। J.S. कैंपवेल, समय देखना जरा इनका। इनका समय पीरियड है 1906 से 1914। अब 1906-07 में एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। क्या काम हुआ जरा बताते हैं, सुनो। अंग्रेजों ने संपूर्ण देश का पहला हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट लगाया, छोटा मोटा, वो लगाया मसूरी में। कहाँ लगाया? मसूरी में। और मसूरी में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया जिससे बिजली पैदा की जाती थी, उसे कहा गया ग्लोगी पावर हाउस, या आप ग्लोगी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आप इसे कह सकते हैं। तो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना इनके समय सबसे एक ही महत्वपूर्ण काम, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। कब इसका काम पूरा हुआ? बिल्कुल, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना को जो काम खत्म हुआ वो 1906-07 में काम पूर्ण हुआ। और इसके साथ ही मसूरी में लाइट चमचमाने लग गई है। तो उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में देश का जो है पहला पावर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था वो लगाया गया मसूरी में। उसका नाम था ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, जो पूर्ण हुई 1906 ईस्वी में। क्या ये मेरी बात समझ में आई है? किसके समय हुई जरा बताइए तो? है
कैंपवेल के समय ये काम होके पूरा हो गया। अब अगले जो है उनका नाम, अगले जो हमारे कमिश्नर हैं तीसरे नंबर में आज की क्लास में, उनका नाम है पसिविंडम या पी विंडम। क्या नाम है बेटा? पसिविंडम या पी विंडम। ठीक, अब इनका समय पीरियड देखें, 1914 से 1924, लगभग कितने साल बेटा? 10 साल इनका समय पीरियड रहा पसिविंडम का। बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके समय जो है, क्या क्या काम है उन पर हम बात करते हैं, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से पसिविंडम साहब बहुत ही महत्वपूर्ण। एक बात 1914 पर आपकी नजर अटकनी चाहिए। इस समय दुनिया में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना हो रही है और उस घटना का नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। किसके समय बेटा? पसिविंडम के समय। आपके पास प्रश्न आएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय कुमाऊं में कमिश्नर कौन थे? आपका क्या उत्तर होना चाहिए? जल्दी बताओ। तो उसका आपका उत्तर होना चाहिए कि पसिविंडम साहब जो थे वो उस समय कमिश्नर थे कुमाऊं में जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है तो बताओ। दूसरा, इनके समय और क्या हुआ देखो। अब आते हैं 1914 के बाद 1920 में। 1920 में गांधी जी ने देश में एक आंदोलन चला रखा बहुत तगड़े लेवल पर, और उस आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। क्या है? इंग्लिश में नॉन कॉपरेटिव, जिसे आप बोल सकते हैं नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेटिव आप इसे बोल सकते हैं। यानी गांधी जी ने अपने देश के नागरिकों को कहा कि आप अंग्रेजों का किसी भी काम में सहयोग मत करो। कब कहा? 1920 में। और उन्होंने उसके लिए देश में एक देशव्यापी आंदोलन चलाया जिसे नाम क्या दिया गया बेटा? जिसे नाम दिया असहयोग आंदोलन। क्या कारण थे असहयोग आंदोलन के? जरा थोड़ा सा चलते चलते समझ लेते हैं। सबसे खतरनाक आंदोलन था काम, सबसे खतरनाक कारण, एक कानून लेकर के आए थे अंग्रेज जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या था कि जितने भी क्रांतिकारी देश को स्वतंत्र कराने में तुले हुए थे उन्हें शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। एक तो सबसे खतरनाक कानून रॉलेट एक्ट। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए पंजाब में, अमृतसर में, जनरल डायर ने अंदर भून दिया था उनको। इन दोनों चीजों के विरोध स्वरूप देश में एक आंदोलन चल रहा था 1920 में जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं के जो कमिश्नर थे उनका नाम था पी विंडम। क्या मेरी बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत है? तीसरा पॉइंट, इनके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना जो कि सच में पेपर में पूछी जाए लायक है, सबसे खतरनाक घटना कितने तारीख को? 14 जनवरी। और समय क्या था? 1921। 14 जनवरी 1921। अब क्या प्रश्न पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि कुमाऊं में कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई? आपका उत्तर होगा 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार प्रथा समाप्त होगी। समाप्त होते होते थोड़ा समय लगा, लेकिन उस दिन को मील का पत्थर माना जाता। अब आपके दिमाग में प्रश्न, ये कुली बेगार है क्या? है या नहीं? कुली का मतलब होता है भाई जो आदित्य रेल में आप उतरो, नीचे कुली खड़े रहते हैं लाल कपड़ों में पहन करके, वो ये कुली। कुली का मतलब कौन? जो आपका काम करने वाले, बोझा उठाने वाले, वही तो कुली हुए। पुराने जमाने में जो कुमाऊं कमिश्नरी थी वहां एक तो अंग्रेज बड़े बड़े अधिकारी, कई कर्मचारी, कई सैलानी जो अंग्रेज पर्यटक हैं, वो जब कुमाऊं कमिश्नरी में घूमने के लिए आते थे तो उनका बोझा कौन उठाएगा? उनको बोझा उठाने के लिए सामान्य जनता को काम दिया जाता था उनका बोझा उठाने का। यानी आपको अंग्रेजों का कुली बनना है। किसका कुली बनना है? या तो आप कमिश्नर का, डिप्टी कमिश्नर का, जितने भी कर्मचारी उनका कुली, प्लस बाहर से जो अंग्रेज अधिकारी आ रहे उनका कुली, चाहे वो घूमने आ रहे चाहे किसी और काम से आ रहे, तब सड़कें तो थी नहीं, उनका कुली आपको बनना है। इसके अलावा समझना, चीजों को बहुत ध्यान से समझना जरा सा। इसके अलावा कोई विदेशी पर्यटक आ रहा है, अंग्रेज पर्यटक आ रहा है हिंदुस्तान में, अब उसका सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, तो कौन ले जाएगा? उसके लिए कुली सामान्य जनता। लेकिन कुली के पीछे बेगार क्यों जुड़ा है? एक्चुअली में बेगार किसे कहते हैं? बेगार कहते हैं कि प्रचलित मजदूरी से कम मजदूरी देना, काम करा दे, मजदूरी जो चल रही है उससे कम देना, उसे भी बेगार कहते हैं। और एक बेगार कहते हैं कि आपने काम कराया लेकिन उसके पहले पैसा ही नहीं दिया, उसे भी बेगार कहते हैं। तो जनता से कम कीमत पर आप और नौकरों की तरह जो बोझा डलवा रहे, गधे की तरह जो बोझा डलवा रहे,
उस व्यवस्था को कहा गया कुली बेगार प्रथा। और उसमें हर परिवार को, जो बड़े बड़े पैसों वाले लोग थे उनको छोड़ करके सामान्य जनता में हर परिवार को कुली बेगार देना पड़ता था। बाद में जोत सिंह नेगी एक व्यक्ति हुए, मैं बाद में उनके बारे में पढ़ाऊंगा जब मैं स्पेशल आपको कुली बेगार समझा रहा हूँ। उन्होंने कुली एजेंसी भी बनाई। इसके अलावा आप जानते हैं खच्चर सेना, मैं पढ़ा चुका हूं आपको, खच्चर सेना भी बनाई गई कि कुली लोगों को ज्यादा यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी लोगों से कुलियों की तरह काम किया कराया जा रहा था। ये दौर था 14 जनवरी 1921 को। बागेश्वर में सरयू नदी बहती है और इस नदी के किनारे 3 लोगों के नेतृत्व में जनता इकट्ठी हुई। करीब 40,000 प्लस लोग इकट्ठे हुए। कितने? 40,000 प्लस लोग इकट्ठे हुए सरयू नदी के किनारे बागेश्वर में। और क्या होता था, जैसे हर परिवार का ना कौन कुली बनेगा उसके लिए रजिस्टर होते थे। कुली कौन बनेगा उसके लिए रजिस्टर होते थे। तो कुलियों से संबंधित जो दस्तावेज होते थे, वो रजिस्टर जो होते थे, प्रत्येक परिवार का रजिस्टर होता था। तो उस सरयू नदी किनारे चिरंजी लाल, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे, इन 3 लोगों के नेतृत्व में 40,000 की जनता, स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी जो लोग थे, उन्होंने कुली बेगार से संबंधित जो रजिस्टर थे उन रजिस्टरों को सरयू नदी में फेंक दिया और कहा आज के बाद हम कुली बेगार नहीं बनेंगे, बेगार नहीं देंगे। इसी के साथ उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा समाप्त हो गई 14 जनवरी 1921 को। और उस समय कमिश्नर कौन थे बताओ भाई? पी विंडम। क्या ये बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। अगले जो व्यक्ति आए उनका नाम है एनसी स्टिफ। क्या नाम है बेटा? हाँ, चौथे नंबर पे जो व्यक्ति आए अब आए हैं एनसी स्टिफ। समय पीरियड बताओ बेटा इनका। 1925 से 31, सॉरी 31, बहुत बढ़िया, 1935 से 31। अब ये दौर को समझो, आप समय को समझो, समय कौन सा है? ये वो समय है 25 से 30 का। इसके बीच में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, पहले उन पर हम बात करते हैं, फिर समय पर आ जाते हैं। सबसे पहला 1929 समय पीरियड, 1929 पर आपकी नजर दौड़नी चाहिए। एनसी स्टिफ का समय है 1929 का दौर है। इस समय गांधी जी कुमाऊं की यात्रा पर है। बागेश्वर, कौसानी वगैरह वगैरह कई स्थानों पर घूमेंगे गांधी जी और दुनिया से मिलेंगे गांधी जी। समय कौन है? 1929 पूछा जाएगा। गांधी जी की कुमाऊं यात्रा के दौरान कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? आपका उत्तर क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ। है एनसी स्टिफ इस दौर में कुमाऊं के कमिश्नर थे, याद रहेगा। ठीक, 1930 पे आते हैं। 1930 के दौर में भारत में एक बहुत बड़े लेवल पर एक आंदोलन चल रहा था। जैसे 1920 में सहयोग चल रहा था, उसी तरीके से 1930 में भारत में एक बहुत बड़े लेवल पर एक आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या था? सविनय माने हाथ जोड़ के, अवज्ञा माने बात ना मानना। गांधी जी ने जनता से कहा कि जितने भी लोग अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हैं, उनका किसी भी मामले में सहयोग कर रहे हैं, आपका उनकी कहा नहीं मानना है। सविनय अवज्ञा, हाथ जोड़ के कहना हम आपकी बात नहीं मानेंगे। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, इंग्लिश में डिसओबीडियंट, भैया हम आपकी बात नहीं मानेंगे, उसे कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब चला बेटा? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उस दौरान कमिश्नर कौन थे? एनसी स्टिफ। क्लियर हुई बात? क्यों चलाएगा बाद में बात करेंगे, नहीं तो हमारे वीडियो लंबा बन जाएगा। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मैं छूट गया है, 1929 में एनसी स्टिफ ने कानून बनाया जो बहुत फेमस था, इसके लिए उन्हें माना जाएगा। वो कानून था नायक बालिका सुरक्षा या रक्षा कानून। सुनना, समझना जरा सा, नायक बालिका सुरक्षा कानून, एक कानून बनाया गया। अब आप पॉइंट आपके दिमाग में, सर बालिका तो समझ में आया, ये नायक समझ में नहीं आया, ये नायक के क्या लक्ष्य है? देखो, जब कुमाऊं में चंद वंश का शासन था, तब वो नेपाल आक्रमण करने के लिए बड़े चले जाते थे, वहां के राजा महाराजा। अब राजा आक्रमण करना जा रहा तो सामान्य जनता भी जाएगी या नहीं, जल्दी बताओ। सामान्य जनता भी जाएगी ना, तो सामान्य जनता भी जाती थी। जनता मतलब सैनिक, सामान्य जनता से मतलब सैनिक जाते थे। अब वो सैनिक वहां गए, कई मात्रा में वहां सैनिक बस गए। जैसे राजा ने वहां कब्जा कर दिया तो काफी समय तो वहां सैनिक रह गए।
अब नेपाली स्त्रियों और कुमाऊनी सैनिकों के बीच में संबंध हुए, शादी वादी के संबंध बने, उसे वहां एक नया समाज पैदा हुआ। वो नए लोग पैदा हुए जिसमें पुरुष कुमाऊं का था और महिला नेपाल की थी, और वहां से जो बच्चे पैदा हुए उनसे जो समाज बना उसे कहा गया नायक समाज। क्या कहा गया? नायक समाज। अब इस नायक समाज को कुमाऊं में हेय दृष्टि से देखा गया। कैसी दृष्टि से? हेय दृष्टि। हे मतलब जानते हो ना, मतलब बेकार दृष्टि से, कि भाई ये बेकार है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इनकी पिताजी पता नहीं क्या, कौन, कैसे, इस तरीके का वो रखा गया। तो नायक समाज बना कुमाऊं में। अब इनके बच्चों के साथ बड़े लेवल पर जो है अत्याचार होता था, दुर्व्यवहार होता था, खासकर बेटियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता था। उन्हें जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेला जाता था, उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता था। इस दुर्व्यवहार को रोकने के लिए एनसी स्टीफ साहब ने 1929 में एक कानून बनाया जिसे आपने नाम दिया, बोलो भाई, नायक बालिका सुरक्षा कानून। कब पारित हुआ? 1929 में। कौन थे कमिश्नर? एनसी स्टीफ। एनसी स्टीफ के समय की 3 घटनाएं महत्वपूर्ण। एक, 1929 में गांधी जी कुमाऊं यात्रा पर आए। दूसरा, नायक बालिका रक्षा कानून 1929 बनाया गया। तीसरा पॉइंट है 1930 में सविनय अवज्ञा के समय कुमाऊं के जो कमिश्नर थे उनका नाम था एनसी स्टीफ। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अगले हमारे कमिश्नर का नाम, 5वें कमिश्नर आइए। अगले जो हमारे कमिश्नर है बाबू, उनका नाम है JL विवियन। क्या नाम है? JL विवियन। समय पीरियड 1939 से 1941। समय क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है। दुनिया के बड़े बड़े प्रभावशाली देश 2 भागों में बट गए हैं। एक तरफ कुछ देश है, एक तरफ कुछ देश है। बताऊंगा मैं। एक तरफ ब्रिटेन लीडर कर रहा है, लीडरशिप कर रहा है, एक तरफ जर्मनी लीडरशिप कर रहा है, और उनके पक्ष में, अलग अलग पक्षों में लोग, दुनिया के देश है, जिसे कहा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। प्रश्न आपके सामने पूछा जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? मुख्य रूप से 41 तक जो रहे, उनका नाम था JL विवियन। क्या नाम था बेटा? कब से कब तक क्या रहे? 39 से 41। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? आपका उत्तर क्या होना चाहिए? बोलो भाई। ठीक है, अब इसके बाद अगले आए एक्टन साहब, JC एक्टन। अगले कमिश्नर कौन आए बेटा? 5वें नंबर पे आए JC एक्टन। 1941 से 1943। ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला 1945 तक। कब तक चला? 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम डाला। जापान ने हथियार डाल दिए और इस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ 45 में। 41 से 43 तक JC एक्टन साहब जो है कुमाऊं के कमिश्नर है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विवियन भी है और प्लस, बोलो भाई जल्दी बताओ। अच्छा, अब एक घटना यहां पे होती है अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में एक घटना होती है 1942 में। देश में बहुत ही बड़ी घटना है और अंग्रेजों को भगाने में इस घटना का बहुत बड़ा योगदान है। और ये घटना जो गांधी जी द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया, एक आंदोलन शुरू किया गया है, इस घटना का नाम एक आंदोलन है, और वो आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या नाम है बेटा? भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है, देश में सबसे खतरनाक आंदोलन। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो, डू एंड डाई का नारा इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने बॉम्बे में दिया था। समझ रहे कि नहीं? बोलो भाई। तो प्रश्न पूछा जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? क्या बोलोगे? बोलो भाई। बस यही महत्वपूर्ण है, ठीक है कि नहीं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये आगे। अब है फिनले साहब। अगले जो हमारे कमिश्नर है उनका नाम है फिनले। क्या नाम है? WW फिनले। क्या नाम है बेटा? WW फिनले अगले कमिश्नर है हमारे। समय पीरियड बताओ जरा।
1943 से 47 इनका समय पीरियड है। क्लियर है? इनके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना कुमाऊं वासियों के लिए जो हुई है वो देश यहां तो नहीं हुई, वो हुई आगरा में है, लेकिन उस समय कमिश्नर थे यहाँ के 27 अक्टूबर, डेट क्या है बेटा 27 अक्टूबर और 1947 को। और आगरा में एक घटना हुई, आगरा में क्या घटना हुई, एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया अंग्रेजों ने, क्या किया, कुमाऊं कमिश्नरी कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किया। किसने किया बेटा, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन अंग्रेजों के द्वारा किया गया। कब किया गया जल्दी बताओ तो, 27 अक्टूबर 1947। कहां किया गया, क्लियर है, कोई दिक्कत है? ठीक एक साल बाद जब स्वतंत्र हो गया भारत, तो 1948 में, कब बेटा 1948 में आगरा से लेकर के जो एक वो था कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय था, अब उसे कहां कर दिया गया, वर्तमान में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहां है? क्या कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो भाई जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है तो। एक और पॉइंट क्या आने वाला अगला, इंग्लिश से संबंधित, फिनले से संबंधित पूछा जाएगा। स्वतंत्रता के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, कौन थे जल्दी बताओ? स्वतंत्रता, क्योंकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिल गई थी कि नहीं, तो स्वतंत्रता के समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे उनका नाम क्या था, डब्ल्यू फिनले, स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर। ठीक है, इनके समय की और क्या घटना हो सकती, घटना कुछ नहीं है, प्रश्न यही है कि ये कुमाऊं के अंतिम अंग्रेज कमिश्नर थे। क्या बोला बेटा मैंने, हैं, कुमाऊं के अंतिम अंग्रेज कमिश्नर थे। क्लियर हुई बात? आप कुमाऊं कमिश्नरी के अंतिम अंग्रेज कमिश्नर जो थे उनका नाम क्या था बेटा, बोलो भाई, बस क्लियर हुआ फिनले साहब? अगले पे आओ, अगला पॉइंट पे आइए, अगले पॉइंट पे आओ बेटा। अब आज का लास्ट पॉइंट है मेरे लाडलो, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनका नाम है के.एल. मेहता। क्या नाम है बेटा, के.एल. मेहता। अगले कमिश्नर है के.एल. मेहता साहब। क्या है इनके बारे में महत्वपूर्ण, कुमाऊं कमिश्नर, इनका समय पीरियड बात कर लेते हैं, 1947 से 1948। इनके बारे में क्या महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण यही है कि ये कुमाऊं के अंतिम कमिश्नर थे, अंग्रेज नहीं बोल रहा हूं मैं, भारतीय ही, ये कुमाऊं के अंतिम कमिश्नर, कुमाऊं कमिश्नरी के अंतिम कमिश्नर थे। ठीक है कि नहीं, ठीक हो गया, बहुत बढ़िया, कुमाऊं के अंतिम कमिश्नर। लेकिन अगला पॉइंट ये भी समझा जा सकता है कि ये कुमाऊं कमिश्नरी के प्रथम भारतीय कमिश्नर थे, प्रथम और अंतिम भारतीय कमिश्नर कौन थे बेटा, के.एल. मेहता साहब। इसके बाद क्या हुआ, 1948 के बाद स्वतंत्र हो गया भारत, और जब स्वतंत्र हुआ तो जो कुमाऊं कमिश्नरी थी पूरी, जिसमें गढ़वाल का भी हिस्सा शामिल था, अब उसे दो भागों में बांटा गया, कुमाऊं और गढ़वाल अलग अलग, कुमाऊं कमिश्नरी और गढ़वाल कमिश्नरी अलग अलग बन गए। और आप जानते हैं आज भी कमिश्नर होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये थे प्रमुख कमिश्नर और इनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। ठीक है, इनसे संबंधित जो जो प्रश्न आपके लिए पूछे जा सकते हैं इस पर मैं चर्चा कर चुका हूं। कोई दिक्कत है, बोलो, कुछ पूछना है तो बताओ। तो ये थे कुमाऊं के प्रमुख कमिश्नर। आज ये टॉपिक खत्म। कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अंग्रेजों द्वारा जो कुमाऊं कमिश्नरी में, खासकर गढ़वाल कुमाऊं का जो क्षेत्र था, वहां पर इन्होंने क्या प्रशासनिक काम किए, किस किस तरीके से इन्होंने काम किया। मुख्य रूप से 2 वीडियो मुश्किल से बनेंगी और सारा चैप्टर क्लियर हो जाए। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।